आपको क्या लगता है हमारी कंट्री के लिए ये न्यू क्रिमिनल लॉज अच्छे साबित होंगे या एक रॉन्ग स्टेप है? तो आप इन पूरे लॉस को अगर बहुत अच्छी तरह देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके अंदर ज़्यादातर 90% वही है जो पहले था। जब मैंने सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को देखा तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ऐसी ज़रूरतें हैं जहाँ पे कि हम लोगों को बोलना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है और आगे आना ज़रूरी है। जितने भी लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं जो देख रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, यू गो टुवर्ड्स योर वर्क। आपका सोच जो होता है वही आपके जितने भी आगे के काम होते हैं वो करवाता है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, उन्हीं को मजबूत करें। मैंने स्वयं ने इनको लखनऊ में एक चौराहे पे लगे हुए देखा कि यह एक व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है बगैर यह निर्धारित किए हुए कि उसका दोष क्या है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है SGT पल्स के एक और एपिसोड में, योर डेली डोज ऑफ व्हाट्स नाउ एंड व्हाट्स नेक्स्ट। मैं हूं आपकी होस्ट समृद्धि सूद और आज हमारे बीच बहुत ही खास पर्सनालिटी मौजूद हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गोविंद माथुर सर, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। सर लीगल करियर में बहुत ही और लीगल फील्ड में बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सर हमें इंस्पायर करते हैं टू बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स आवर ह्यूमन राइट्स। सो लेट्स वेलकम सर टू SGT यूनिवर्सिटी। थैंक यू। सो सर लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। आज हम सर के साथ कुछ खास इस इश्यूज़ पे बातें करेंगे। सो सर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और आज का पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं आपका करियर from being a legal practitioner to becoming the Chief Justice of Allahabad High Court. So sir, what inspires you throughout your journey? और सर आपकी जर्नी में ऐसे कुछ खास मोमेंट्स जो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैंने 1983 सितंबर में अपना वकालत शुरू किया। उसके बाद मैं वकालत करता रहा लंबे टाइम तक, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी जो भी बुनियाद है वो मेरी वकालत शुरू करने से पहले हो गई। उसकी वजह ये थी कि मैं एक लंबे टाइम तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा। यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में जुड़े रहने से कई ऐसे इश्यूज़ मेरे को सामने आए, उनके समझने का मौका मिला, जिससे मुझे लगा कि सोसाइटी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हमें दो चार होना ज़रूरी है, उनको समझ करके और उनके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उसके अंदर मेरे को लगा कि एक तो वर्किंग क्लास की हालत, पीजेंट्स की हालत, और मैंने देखा कि जो हमारे यहाँ पे लिटरेसी की कमी है और उससे ज़्यादा फिर एजुकेशन के अंदर जो लोग आ रहे थे वो उनकी भी आगे हायर एजुकेशन में जाने के अंदर जो इकोनॉमिकली वीक थे उससे बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने वकालत में इसीलिए आया कि मैं कहीं न कहीं अपनी इन चीज़ों से जुडिशरी के माध्यम से कुछ कर सकूं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं था कि केवल इसी से सब कुछ हो। पहले मैं सोचता था कि मैं पॉलिटिक्स भी साथ में करूंगा, वकालत भी साथ में करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने वकालत का चयन किया। ये मेरे को फॉर्चुनेटली ये रहा कि मेरे को वकालत जल्दी मेरी वकालत एस्टेब्लिश हो गई और मैंने 20 साल वकालत की। मेरे को वकालत के टाइम से ये था कि मेरे लिए कभी भी वकालत के अंदर ऐसा नहीं था कि पैसा ही सब कुछ है। मेरे लिए था कि मेरा काम मैं करूं, नॉलेज गेन करूं, वकालत करूं, और ये मैं जानता था कि पैसा तो इसका एक ऑफशूट है, ये हमेशा फ्लो करेगा, ये हमेशा आएगा, और इसीलिए मैं आगे ये करता रहा। आपने इसी के साथ पूछा कि आगे मेरी जर्नी एज ए जज मेरी जर्नी, अगर ये कहूँ कि मैंने उसको भी अपने हमेशा एक मिशन की तरह ही काम करा और यही लिया कि मेरे से जितना हो सके उतना एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करूं, जिसकी कि मैंने शपथ ली थी। मैं उसी के आधार पे करता रहा और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने कार्य करने के अंदर मैं अपनी शपथ पर खरा नहीं उतरा हूं। मुझे हमेशा फियरलेसली और फेयरली काम करने का मौका मिला। मेरे काम में कभी किसी ने भी कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस किसी भी रूप से किसी ने कभी नहीं किया। इंस्पिरेशन का जहाँ तक सवाल है तो इंस्पिरेशन का ये जैसा मैंने बताया
कि मैं बहुत कम उम्र से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया था, तो मेरा इंस्पिरेशन यही था कि जब मैंने सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को देखा तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ऐसी ज़रूरतें हैं जहाँ पे कि हम लोगों को बोलना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है और आगे आना ज़रूरी है। तो वही मेरे इंस्पिरेशन रहे। लोगों से मैंने हमेशा संबंध अच्छे रखे और लोगों ने भी मेरे को हमेशा बहुत स्नेह दिया। इसलिए अगर ये कहूँ कि आम आदमी मेरा इंस्पिरेशन रहा तो गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, ये हमें इंस्पिरेशन देता है आपकी बातों से सर। नॉट ओनली मी, मुझे लगता है हमारे सारे व्यूअर्स भी इंस्पायर होंगे, जितने भी लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं जो देख रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, यू गो टूवर्ड्स योर वर्क। सो सर, वी वुड लाइक टू नो, हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स जैसा कि जानते हैं कि आपने कुछ बहुत ही अच्छी रूलिंग्स दी हैं जिन्हें हम लैंडमार्क रूलिंग्स भी कह सकते हैं, जैसे कि एंटी CAA प्रोटेस्टर्स जो थे, उनकी होर्डिंग्स जिस पे पर्सनल डिटेल्स उनकी छाप दी गई थी, सर ने उनकी रिमूवल ऑफ दोज होर्डिंग्स से रिलेटेड जजमेंट्स दी। तो हम सर से जानना चाहेंगे, वाइल गिविंग सच डिसीजन सर, ऐसी खूबसूरत और ऐसी मैं कहूँ लैंडमार्क जजमेंट्स देने के पीछे सर ऐसा क्या थॉट है, और व्हेन यू वर गिविंग सच जजमेंट्स तो आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है सर? देखिए, एक बात बताऊं कि शायद आपका सोच जो होता है वही आपके जितने भी आगे के काम होते हैं वो करवाता है। मेरा थ्रू आउट पर्सनल लिबर्टी को लेकर के एक स्पष्ट ये रहा कि स्टेट इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, और इसलिए मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मेरे को लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है उसके अकॉर्डिंगली काम करता रहूँ। इसलिए केवल CAA प्रोटेस्टर्स वाला ही नहीं, उसके अलावा भी उसके पहले भी कई जजमेंट्स किए होंगे, तो वो सारे के सारे इसी बात से रहे कि अल्टीमेटली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, उन्हीं को मजबूत करें। जहाँ तक ये वाला आपने एक स्पेसिफिक जजमेंट का कहा, तो यस, इसके अंदर क्योंकि शो मोटो मैंने कॉग्निजेंस ली थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो क्या स्थिति थी जिसके अंदर मैंने इसकी शो मोटो कॉग्निजेंस ली। मुझे लगा कि ये पोस्टर्स, क्योंकि मैंने स्वयं ने इनको लखनऊ में एक चौराहे पे लगे हुए देखा, तो मुझे लगा कि यह एक व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है बगैर यह निर्धारित किए हुए कि उसका दोष क्या है। इसलिए मैंने इसकी कॉग्निजेंस ली, इस केस को सुना और उसके बाद में अपनी क्षमता के अनुरूप जो भी हो सकता था वो मैंने करने का प्रयत्न किया। लेकिन मैंने खुद में कभी ये नहीं सोचा कि ये कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है या कोई ऐसा कोई लैंडमार्क जजमेंट हो रहा है। ये शायद बाद में लगा हो, लेकिन मुझे मेरे ये नियमित काम से अलग नहीं लगा, और मैं सोचता हूँ कि ये हर जज का एक नियमित कार्य है। ये उसको देखना है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। संविधान के अंदर जो हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है, जो हमें समानता के अधिकार दिए गए हैं, उनका कहीं किसी तरह का हनन नहीं हो, उन पर किसी तरह की कोई चोट ना पहुँचे, ये हर कोर्ट को देखना है। साथ साथ में जो शो मोटो कॉग्निजेंस ली जाती है, मेरा मानना यह है कि वो सारे इश्यूज़ जिनमें कोर्ट को ये लगे कि यस, यहाँ पर कोई अपरेंट बिल्कुल खुली अवहेलना संविधान की हो रही है, मुझे लगता है कोर्ट को ऐसे मौक़ों पर चुप नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपके थॉट्स सुन के ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स जितने भी हैं, आप उनके लिए एक डेडिकेशन और इंस्पिरेशन के ज़रिए हम अपने व्यूअर्स की तरफ जा रहे हैं। सो सर, थैंक यू फॉर सच थॉट्स। आप एक डेडिकेशन और इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। सो सर, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंट्री में नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम CRPC और एविडेंस एक्ट, ये चेंज हुए हैं सर। तो सर, आपको क्या लगता है हमारी कंट्री के लिए ये न्यू क्रिमिनल लॉज अच्छे साबित होंगे या एक रॉन्ग स्टेप है? देखिए, अभी तो ये लागू हुए हैं जुलाई में, अभी ये आगे देखा जाना है कि इनका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से ये काम करेंगे। लेकिन अगर इन जनरल हम इन तीनों लॉज जो हमारे नए आए हैं, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को हटा करके, मेरा निजी रूप में मानना यह है कि इनको लाने में हमने बहुत जल्दबाजी की है। क्योंकि अगर आप इन पूरे लॉज को अगर बहुत अच्छी तरह देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके अंदर ज़्यादातर 90% वही है जो पहले था। इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। हमारे क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सुधार की बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये नए कानून उतनी गंभीरता से नहीं लाए गए जितनी इसकी आवश्यकता है।
आज की तारीख में हमारे जो पुराने वाले कानून हैं वो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जुडिशरी, वो सब उनसे काम चला रही थी। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत आ रही थी तो अगर हमें कुछ जल्दी करना था तो इनमें लॉज में अमेंडमेंट लाए जा सकते थे, संशोधन किए जा सकते थे। लेकिन पूरे नए कानून लाने से पहले मुझे लगता है कि बहुत अधिक विचार किए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस बड़े स्तर के ऊपर परिवर्तन चाहिए वो इन कानूनों से नहीं आया है। थैंक यू सो मच सर। आपके व्यूज़, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग आपके व्यूज़ से एग्री करते होंगे। तो सर, हम चाहेंगे कि आप कुछ मैसेज हमारे एसजीटी स्टूडेंट्स को दें, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स, जितने भी यंग लीगल लॉयर्स हमें देख रहे हैं, आप उन्हें ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसजीटी यूनिवर्सिटी को। मैंने इस कैंपस को देखा, मुझे लगा कि ये शिक्षा के विस्तार और विकास के लिए बहुत ईमानदारी से ये विश्वविद्यालय काम कर रहा है। मैं बच्चों से यही कहूँगा कि वो अपने करियर में इस बात का ध्यान रखें कि अल्टीमेटली उनको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसे मजबूत करना है, उसको बचाना है, उसको अधिक समृद्ध करना है, इस देश में लोकतंत्र को समृद्ध करना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि करियर, मनी, ये सब, आप कोई भी काम अगर डेडिकेशन के साथ करेंगे, कमिटमेंट के साथ करेंगे तो ये ऑफशूट है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये रहा कि मैं पैसे की कमी कभी नहीं रहती है। अगर आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो मनी तो पानी की तरह अपना फ्लो ढूंढ लेता है, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग योर वर्क विथ कंप्लीट कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। बच्चे यहाँ पढ़ें लिखें, कहीं किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन की बात नहीं है, उनका भविष्य सबका बहुत अच्छा होगा। खूब अच्छी तरह से वो अगर वे अपनी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे, इस देश के अंदर नए नए एवेन्यूज़ रोज़ बन रहे हैं। इस देश के अंदर पिछले 75 वर्षों के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है, आगे और हो रहा है। इसलिए बस निष्ठा के साथ, कमिटमेंट के साथ, एक ईमानदारी के साथ अपने काम में लगे रहें, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। बाकी कोई स्पेसिफिक मैसेज इसके अलावा मैं सोचता हूँ शायद मैं नहीं कह पाऊँगा आप। Thank you so much, sir. Such a great message to our students. Thank you so much for coming to SDT University, sir. With that, to all our listeners and viewers, we will see you in the next episode of SDT Pulse.